आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने सोशल ट्रुथ और इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें एक के बाद एक नई चीजें कहते हुए नजर आते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर है, वो बातचीत जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। उन्होंने आसिम मुनीर की बहुत तारीफ की है, शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की है, उनके गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल निभाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में और सीज फायर की अगली जो बातचीत है आमने सामने बैठकर, वो इस्लामाबाद में हो सकती है। और अगर इस डील पर साइन हुए तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, वहाँ के जो अफसर हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, ये खुद उन्होंने कहा है। और वो ये भी कह रहे हैं, ये ट्रंप का दावा है। अब आप समझ लीजिएगा कि ट्रंप के दावे किस तरह के होते हैं कि जो एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास, वो ईरान ने देने के लिए हामी भर दी है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत बुरी तरीके से ईरान जो है वो डील करना चाहता है। अब आपको ये भी पता है कि कौन डील करना चाहता है, कौन इस वक्त सरेंडर की भूमिका में है, कौन लगातार आसिम मुनीर को से बात करके पहले दौर की भी बातचीत और दूसरे दौर की भी बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्योंकि आसिम मुनीर अमेरिका के ही एक तरह से दूत बनकर ईरान गए थे और ईरान में वहां पर उन्होंने गालिबाफ और अराक्ची और तमाम वहां लोगों से मुलाकात की। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ पहुंचे थे सऊदी अरब और अभी भी वो सऊदी अरब में ही है। हालांकि इसके अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं कि बातचीत के रीजन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने भी कुछ रीजंस हैं जिसके लिए शहबाज शरीफ वहां पर गए हैं। इसके अलावा लेबनान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था, ईरान ने कहा था दो चीजें जिस पर वो बिल्कुल अड़ा हुआ था कि एक तो लेबनान में सीज फायर हो और उसके साथ साथ जो उसकी फ्रीज असेट्स हैं उनको रिलीज किया जाए। ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक थी। अब ये कहा जा रहा है कि लेबनान में भी सीज फायर होगी, यानी कि आप ये देखिए कि ईरान अपनी शर्तों को किस तरह से मनवाने में कामयाब हो रहा है। और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस सीज फायर में शामिल होगा। लेबनान में कहा जा रहा है कि 10 दिन का सीज फायर होगा। अब अगर इजराइल पर यकीन क्या किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो किस तरह से उसने लेबनान पे बड़ा हमला किया था, कई सौ लोग उसमें मारे गए थे, बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए थे और किस तरह से उसने जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको निशाना बनाया था। अब ये सीज फायर जो हुआ है, जो अब रात को 2:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक ये लागू हो गया है, क्या ये जारी रहेगा? ये बातचीत के लिए किसी तरह से ट्रंप, क्योंकि ईरान इसके अलावा बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या एक तरह से एक जो पॉइंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या ये सब कुछ किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस सब में आप ये देखिए कि किस तरह से ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वो ईरान की शर्तों को एक के बाद एक मान रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा और फिर तेल और सस्ता हो जाएगा और सब तरफ खुशहाली होगी। वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए उन्होंने कितनी जंगें रुकवाई हैं, 9 रुकवा चुके हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान की भी शामिल है और वो लेबनान की भी अब रुकवा रहे हैं। और ईरान का भी जाहिर सी बात है क्रेडिट वो खुद ही लेंगे। खुद ही शुरू करो और खुद ही खत्म करो, खुद ही पीठ थपथपा लो, ये अमेरिका है आपके लिए। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार और स्टार वर्ल्ड मीडिया के एडिटर काजमी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद अहमद काजमी साहब। काजमी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने मौका दिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर। काजमी साहब, कैसे देख रहे हैं ट्रंप के इस बयान को आप, और क्या लग रहा है कि क्या इस्लामाबाद में ये बातचीत जल्द ही हो सकती है? और इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप बेकरार हो रहे हैं पाकिस्तान जाने के लिए, कह रहे हैं कि साइन हुई डील तो पाकिस्तान जरूर जाएंगे। जी हाँ, देखिए ट्रंप कोई एक बयान भी पूरा एक मानी के साथ नहीं देते। उनके कभी कभी एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग चीजें होती हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट। तो जहां वो एक तरफ कह रहे हैं कि वो डील के लिए तैयार हैं और वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, साथ साथ उन्होंने झूठ बोल दिया कि ईरान ने एनरिच यूरेनियम देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। तो ये जो कल आसिम मुनीर के और मोहम्मद बाकर कालिबाफ के बीच में मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि असल में अमेरिका अपने वादों को पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से मामलात हल नहीं हो रहे।
अमन बहाल नहीं हो रहा है। तो ये ट्रंप साथ में एक सच एक झूठ मिलाकर के जो बोलते हैं वो खुद रुकावट बन रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात बहुत ही साफ है कि कल मैं देख रहा था लेबनान के प्रेसिडेंट बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे जब ये बयान आया कि लेबनान और इजराइल के बीच में आज मुलाकात होने वाली है। उन्होंने कहा हमें तो अभी पता ही नहीं है किसी मुलाकात का। लेकिन अब जो सीज फायर लागू हुआ है रात के 12 बजे वहां के टाइम के हिसाब से हमारे 2:30 बजे, उससे पहले बेरूत में ईरान के एम्बेसडर ने वहां की सरकार को बताया कि रात में 12 बजे से ये सीज फायर लागू होने वाला है। हिजबुल्लाह ने उसे कंफर्म किया। यानी इससे बिल्कुल साफ है कि ईरान के एम्बेसडर बेरूत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैसलों में वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के से भी ज्यादा। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां के प्रेसिडेंट ने बयान कुछ और दिया था और वहां के एम्बेसडर ने इतने जिम्मेदारी से बयान दिया जिस पर अमल भी हुआ है। तो ये जंगबंदी की निगरानी भी ईरान के एम्बेसडर करेंगे बेरूत में। ये बहुत ही टिपिकल सी सिचुएशन है जिसमें और बयानात आ रहे हैं ईरान से। उन कुछ फोर्स के सरबराह इस्माइल काआनी, वहां के सबसे बड़े एक्सपर्ट मोहम्मद मरांडी, वहां के कई और जिम्मेदारान ने यह बात कही है कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जीत है। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जो इत्तेहाद है, यूनिटी है, उन्होंने ईरान खुद उसको क्रेडिट ना लेकर के बल्कि पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हुती अंसारुल्लाह और हजदल शाबी, ये सब एक साथ वो बता रहे हैं। और उसकी वजह भी है कि प्रेशर हर तरफ से बिल्टअप होता है। उधर पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा यमन के हुती अंसारुल्लाह ने कहा कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो हम बिल्कुल मैदान में उतर आएंगे। हिजबुल्लाह मुसलसल जंग लड़ रहा था। तो ये पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लेड बाय ईरान के नेतृत्व में उसकी कामयाबी हुई है। और इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कल दिन भर ट्रंप और उनके साथी परेशान थे। शाम तक मामला कुछ हल हुए और ये जंगबंदी लागू हो गई। कितने दिन बाकी रहेगी? इजराइल की तरफ से हमलों का सिलसिला भी है। इजराइल जंग को खत्म करना नहीं चाहता, ये बात कई बार साबित हो चुकी है। और बहुत मुमकिन है अब ईरान वो सिचुएशन लाने की तैयारी में है और खुद अमेरिका उस पोजीशन में शायद जल्द आ जाएगा कि जिस तरह से हुती अंसारुल्लाह के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील करके वहां से अपना बेड़ा हटाया था। बहुत मुमकिन है कि इजराइल को तनहा छोड़ दे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत दबाव है ट्रंप के ऊपर। और ट्रंप जिस किस्म के इनस्टेबल किस्म के आदमी हैं, वो बहुत मुमकिन है कि वो इजराइल से अपनी सपोर्ट कम कर दें या विड्रॉ कर लें और अपने आप को बचाने की बात करें। क्योंकि अमेरिका के अंदर वो एक पब्लिक ओपिनियन, टकर कार्लसन जैसे लोग और बहुत से लोग हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि इजराइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। ईरान की तरफ से भी 2 दिन पहले बयान आया था वाइस प्रेसिडेंट का। जब इस्लामाबाद में बात हो रही थी तब ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का बयान आया था कि अगर अमेरिकी नुमाइंदे अमेरिका फर्स्ट के नजरिए से बढ़े तो मामला हल हो सकते हैं। इजराइल फर्स्ट अगर उनके जहन में है तो मामला हल नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में है। अब आने वाले वक्त में देखिए क्या क्या कुछ होगा। जी, क्या आपको लग रहा है ये बातचीत जल्द हो सकती है? क्योंकि अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान पहुंचते हैं, वहां उनको अरागची रिसीव करते हैं, हमने देखा था बहुत गर्मजोशी से रिसीव किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने ईरानी डेलीगेशन को किया था वैसे ही ईरान ने उन्हें वापस देने की कोशिश की। फिर शहबाज शरीफ सऊदी अरब वहां पहुंचे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा था कि इस बार की जो बातचीत होगी उसमें हो सकता है कि और टॉप लीडरशिप शामिल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि उसमें प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हो, और भी अर्दगान से लेकर कई और लोगों की बात की जा रही है कि हो सकता है कि दायरा इस बार जो है वो बड़ा हो जाए, वसी हो जाए और ज्यादा बड़े चेहरे इसमें शामिल हो बातचीत में। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मुमकिन होने जा रहा है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? और इसमें चीन और रशिया कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं? यकीनी तौर पर बातचीत तो जल्दी होगी और उसी के ये जो सीज फायर लेबनान वाला है वो उसी की तैयारी है। और चीन का आपने जिक्र किया, जब ये
10 पॉइंट जो दिए गए थे ईरान की तरफ से, वो चीन के रास्ते से गए थे। ये कल कुछ ईरान के मीडिया में इस किस्म की कुछ चीजें आई थी। तो चीन बहुत साइलेंटली अपना रोल अदा कर रहा है। चीन और रूस एक तरफ मामलात को हल करने के लिए भी अंदर अंदर कोशिश कर रहे हैं और ईरान के साथ भी खड़े हैं। ये दोनों चीजें एक साथ हैं। उधर यूरोप पूरा नेटो जो है वो अमेरिका से दूर हो रहा है। अरब मुल्क बार बार दबाव डाल रहे हैं कि ये हॉर्मुज वापस खोलो, नहीं तो बाबल मंदब बंद हो जाएगा। बाबल मंदब जो रेड सी वाला हूथी अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाला रास्ता है। तो क्राइसिस बहुत बढ़ सकता है, इसलिए जल्दी मुलाकात होगी। हाँ, ईरान ये जरूर चाहेगा कि इस बार कोई इंटरनेशनल गारंटी ऐसी हो और कुछ और लीडर्स भी अगर शामिल हों तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अब तक मुझे एक कमी की जो महसूस हो रही है वो ये कि आसिम मुनीर अमेरिका के नुमाइंदे के तौर पर वहां पहुंचे। वो सिर्फ पाकिस्तान के फौजी सरबराह के तौर पर नहीं, बल्कि नुमाइंदे के तौर पर। हमने देखा जब वो फॉरेन मिनिस्टर से मिले तो वो सिविलियन ड्रेस में थे, जब वो खालिबाफ से मिले तो वो फौजी ड्रेस में थे। तो इस तरह से बहुत मुमकिन है। देखिए, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो सकती है। कुछ वादे आसिम मुनीर करके आए, उस पर ईरान भरोसा करे और कल फिर अमेरिका बल्कि इजराइल कुछ ऐसे कदम उठा ले और फिर अमेरिका कह दे कि हमने ये वादे नहीं किए थे, ये तो आसिम मुनीर ने कुछ किए होंगे, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। उसकी बहुत मुमकिन है कि उस तरह की सिचुएशन आए। लेकिन 2 बार बातचीत के दरमियान हमले हुए हैं। ईरान इस बार बहुत एहतियात से आगे बढ़ेगा और उसको इंटरनेशनल गारंटी जरूर चाहिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि ये बताया गया बाज़ाब्ता तौर पर, और खुद प्रोफेसर मरांडी जो है उन्होंने बताया कि कैसे उनको ये डर था और पूरी उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली कि कुछ हमला जो है वो हो सकता है, असैसिनेशन हो सकता है। वो तमाम जो पूरा डेलीगेशन गया हुआ है और कैसे बीच में जहाज बदले गए, मशहद में उतरे और फिर ट्रेन से गए, फिर गाड़ियों से गए। सोचिए, इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रेस है, उसमें ये बातचीत हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इजराइल क्या कर सकता है और इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर क्या कर सकता है और क्या उन्होंने अब तक किया है। उनकी टॉप लीडरशिप ही सबसे बड़ा उनका निशाना है। और ट्रंप ने कहा कि हम उनको कभी भी असैसिनेट कर सकते हैं, हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि फिर बातचीत किससे होगी। तो एक तरह से दिखा रहे हैं कि रहम का खाना जो है वो दरअसल उन्होंने दिखाया है ऐसा करके। लेकिन सवाल ये भी है कि मैं खबर ये देख रही थी कि आज फ्राइडे है क्योंकि, और ये कहा जा रहा है कि जो हूतीज हैं उन्होंने एक तरह की वार्निंग भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो जहाज यहाँ से गुजरे वो जरा संभल कर जाएं। तो वो फ्राइडे का दिन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे भी बड़ी तादाद में ईरानी भी बाहर निकलेंगे आज फ्राइडे के दिन। तो क्या आपको लग रहा है कि हूतीज इस तरह से जो एक तरह से ये कह रहे हैं और ये वार्निंग दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि बातचीत भी, वार्निंग भी, हमले भी, ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चल रही? क्योंकि हॉर्मुज अभी आप देखिए कि बंद ही है, वो ब्लॉकेड है वहां पर। हालांकि ये भी कहा गया कि बड़ी तादाद में अपना तेल जो है, जैसे ही ब्लॉकेड हुआ उससे पहले ही उन्होंने ओमान की तरफ भेज दिया था ईरान ने। तो ईरान को उस तरह का नुकसान अभी नहीं हो रहा है। देखिए, हूथी अंसारुल्लाह का आपने जिक्र किया। यमन तन्हा ऐसा मुल्क है जहां की अवाम, जहां की लीडरशिप 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हर फ्राइडे मिलियन मार्च, मिलियन तो कहने की है, कई मिलियन लोग इकट्ठे होते हैं प्रोटेस्ट के लिए फिलिस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ। आज भी जरूर ऐसा होगा। हर थर्सडे को उनके लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी टेलीविजन पर आते हैं, तकरीर करते हैं ताजा हालात के बारे में और लोगों से अपील भी करते हैं कि कल आप सड़कों पर जरूर आए। तो वो आज भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंसारुल्लाह लीडरशिप जो है वो एक बार वार्निंग देगी, उसके बाद रास्ता बंद करेगी। वो अचानक रास्ता बंद नहीं करेंगे। वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ईरान तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करता हुआ चल रहा है, जैसे 2 बार बातचीत के दरमियान हमला होने के बावजूद अब वो इस्लामाबाद में बात कर रहा है। वो अपनी वो हकीकत दिखाना चाह रहा है कि हम अमन पसंद हैं और हम बातचीत करने में हमें कोई परेशानी नहीं है।
हर बार धोखा दूसरी तरफ से होता है। 2 बार धोखा खाने के बाद भी और अपने पास ताकत होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी फौजी अड्डों को इस पूरे इलाके में तबाह किया, जिस तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचाया, तो वो फौजी तौर पर कमजोर नहीं है। मैं अभी अभी एक खबर पढ़ रहा था, 6 पुल जो तोड़े गए थे इस जंग में, 96 आवर्स में, सिर्फ 96 घंटों में 6 पुल तैयार कर लिए ईरान के इंजीनियरिंग का मार्वल। तो वहां के जो लोग हैं, जो जज्बा है, नेशनलिज्म है, वो इतने उरूज पर है, उनकी फौज लड़ने के लिए तैयार है। हथियार पूरी दुनिया के बेहतरीन हथियार इस वक्त ईरान के पास है, उसके बावजूद वो बातचीत कर रहा है क्योंकि वो अमन को एक स्पेस देना चाहता है। अब जी क्या कुछ होगा आगे देखते हैं, क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन एक और खबर में लगातार ट्विटर पर कई बड़े हैंडल्स हैं जो लगातार जिन्होंने वॉर को कवर किया है, जो एक्स जर्नल वगैरह रहे हैं और अमेरिकन हैं, वो लगातार ये आगाह कर रहे हैं कि दरअसल अमेरिका जो है वो टाइम बोरो कर रहा है और ईरान भी इस टाइम का फायदा उठा रहा है कि कैसे जो उसकी मिसाइल्स हैं और इन सब हैं, जाहिर सी बात है जो खर्च हो रही है तो उनका बनना भी उतना ही जरूरी है, तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो। अमेरिका भी ये टाइम ले रहा है और लगातार आप ये देखिए कि जो मोबिलाइजेशन है फौजों का वो भी हो रहा है। कुछ खबरें में देख रही थी कि 8 से 10,000 फौजी जो है मिडल ईस्ट में वहां पर भेजी गई है। जंगी बेड़े जो है वो भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ ये चीज हो रही है, यानी कि बातचीत के तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम दिखावा है या जो भी वो टाइम बोरो कर रहे हैं वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये मोबिलाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि कोई भी बात इधर से उधर और फिर से बड़े हमले। और ये कहा जा रहा है कि पॉज के बाद जो हमले होंगे वो बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। क्या आपको भी ये डर लगता है कि ये जंग क्या इतनी आसानी से रुक सकती है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि 7 हफ्तों के बाद बातचीत हुई 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्तों का ही पॉज है, अगर बातचीत होती तो फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस बीच कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके दबाव से डोनाल्ड ट्रंप अलग हो जाए। अगर विटकॉफ और कुशनर बातचीत में शामिल हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा चंगुल में अमेरिका इस ज़ायनिस्ट लॉबी के है। यकीनी तौर पर देखिए, ये जब पहली जंग हुई थी, यानी दूसरी जब जंग हुई थी, तब भी मेरा पोजीशन यही थी कि अगर पागलपन हावी हुआ तो जंग होगी, अगर अकल से काम लिया तो जंग नहीं होगी। आज भी मैं उसी बात को कह रहा हूं। अब तो 2 बार प्रैक्टिकली हार चुके हैं इजराइल और अमेरिका। अगर अब भी इन्हें अकल नहीं आई और फिर वो पागलपन हावी हुआ तो जंग हो सकती है। लेकिन ईरान हर बार पिछली बार से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मजबूती से और ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उनका तो टारगेट बहुत साफ है, वो 1979 से टारगेट बिल्कुल सीधा है। इस इलाके में अमेरिका नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए, और इस इलाके में इजराइल जो है वो एक नासूर है जो पूरे इलाके के लिए जो है वो अमन का दुश्मन है। तो वो तो अपने उस टारगेट की तरफ इंच बाय इंच आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने शायद अमेरिका का प्रोडक्शन, बल्कि पूरे यूरोप का भी अगर मिला दे, उतना प्रोडक्शन स्पीड और क्वालिटी जितनी ईरान के पास है उतनी इनके पास किसी के पास नहीं है। इनके पास इंटरसेप्टर खत्म होने के नजदीक हैं, इनके पास हथियारों की कमी है। लेकिन ईरान के हथियार जो दर्जनों के नंबर में अंडरग्राउंड सिटीज बनाए हुए हैं, उन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं, वो अभी कमजोर नहीं हुई है। लेकिन ईरान बार बार ये मैसेज दे रहा है कि हम अमन के ख्वाह हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। दोनों मैदानों में वो मजबूत है। जी बिल्कुल। और हमने देखा कि इन 7 हफ्तों में कैसे ईरान ने अपना दबदबा पूरी दुनिया में कायम किया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है और यहाँ पर पावर का सेंटर पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। चीन और रशिया के लिए भी ईरान बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ईरान के लिए चीन और रशिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात नहीं करते कि रशिया और चीन के लिए ईरान कितना ज़रूरी है और ईरान किस तरह से अपनी तमाम शर्तें मनवा रहा है। बातचीत का जो अगला दौर होगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि वो किन चीज़ों पर होता है और क्या बातें आगे बढ़ती हैं, क्या वाकई में इस्लामाबाद में ही होगी अगली बातचीत, ये तो अभी लग रहा है। और लास्ट सवाल मेरा, मैं ये देख रही थी काज़मी साहब की
भारत का जो मीडिया है उसमें किस तरह की बेचैनी है। वो सवाल पूछ रहे थे, एक एनडीटीवी के इंग्लिश के एक पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई के पीस टॉक में क्या भारत का क्या रोल हो सकता है। तो जो इनसे वो बात करे तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो उन्होंने इस तरह से बात करते हुए उसको आगे बढ़ा दिया। और जो बेचैनी बेकरारी यहाँ पर नजर आ रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप खामोश रहिए, ठीक है। वो अगर बातचीत कर रहा है पाकिस्तान, वो एक डेस्टिनेशन बना हुआ है, तो आपको इतनी ज्यादा हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। और वो अपनी खुद की बेइज्जती जो है जिस तरह से करा रहे हैं। अब यूं तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 40 मिनट की डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन सवाल यह है कि उससे क्या हासिल हुआ। क्या ब्लॉकेट खुल गया? क्या तेल के जहाज निकलने लगे? क्या हमारे लिए कोई आसानियां हुई? क्या रशिया ईरान से हम फिर से तेल क्या खरीद पाएंगे? वो 30 दिन का जो म्याद थी उसके बाद तो आगे नहीं बढ़ा है मामला। तो इस सबको आप कैसे देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक डेस्टिनेशन बना हुआ है और एक फिलहाल सेंटर बना हुआ है। इसको लेकर गोदी मीडिया में जिस तरह की बेचैनी है। जी हाँ, गोदी मीडिया में बेचैनी, देखिए मुझे गोदी मीडिया का बिल्कुल शुरू का मैं बताऊं, अक्टूबर 2023 में जब ये अल-कुद्स स्टॉर्म उन्होंने शुरू किया था हमास ने, तो एक एंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मुझे याद है कि एक सीक्रेट प्लान हमें मिल गया और एक हफ्ते के अंदर हमास खत्म हो जाएगा। तो ये इस मीडिया का तो ये हाल है कि मोदी जी की गोदी में कम और नेतन्याहू की गोदी में ज्यादा बैठे हुए हैं। तो इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, ये कोई आजाद पत्रकारिता नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से भारत के, अभी तक जबकि हम ये उम्मीद कर रहे थे दुनिया भारत में कि शायद हमें भी कहीं मेज पर जगह मिलेगी, ऐसे वक्त में भी भारत के हथियार इजराइल जाते हुए पकड़े गए हैं। हम जब एक पार्टी के साथ हम ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, फादरलैंड मदरलैंड का रिश्ता बता दें, और उसके बाद आप पंचायत की में भी आप एक कोई कुर्सी लेना चाहें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये तो हमारे यहाँ की बड़ी गलती है कि हमने इतने बड़े दोस्त को, जिसने हमारे साथ कश्मीर मामले में, बहुत से मामलात में ईरान ने हमारा साथ दिया, रुपए में तेल लेने के लिए तैयार, बार्टर सिस्टम में हमारे यहाँ से चावल और चाय ली जाती थी, वो सब हमने रास्ते बंद कर दिए अमेरिका और इजराइल के दबाव में। 1996 में हमने गैस पाइपलाइन छोड़ी, 2000 के बाद ये 2016 में हमने तेल लेना बंद किया, और हम हर रास्ता अपने लिए खुद बंद कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के दबाव में। इससे नुकसान बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख रहा है। ये पीस वार्ता भारत में भी हो सकती थी। और आप ये सोचिए कि ग्लोबल साउथ का लीडर जो भारत बनना चाहता है, उसके लिए एक सुनहरा वक्त था, लेकिन इस सुनहरे वक्त में उसने अपनी साइड जो चुनी वो साफ तौर पर दिख रही है। और गौरव आर्य जैसे लोग जो हैं टीवी चैनल्स पे खड़े होकर कह रहे हैं कि गाजा में और 50 बम गिराइए, लेबनान में और 100 बम गिराइए, और इजराइल हमारा भाई है। इस तरह की बातें वो टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। वो इस तरह के जहर जो है वो उगल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।